बॉटल हटा दीजिए सर सामने से। पानी का बॉटल बैठे रहिए। नमस्कार पत्रकार बंधू, आज सहकार भारती यांच्या मार्फत आपल्या सर्वांचं आम्ही स्वागत करतोय। आज आपण प्रेस कॉन्फरन्स करण्यासाठी आपल्या सहकार भारतीचे जे 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी शुक्रवारी मत्स्य अधिवेशन राष्ट्रीय बोलवण्यात आलेले आहे। त्याबाबत आपल्याला संपूर्ण कार्यक्रमाची रूपरेषा माहिती आणि सहकार भारतीबाबतची माहिती आपले सहकार भारतीचे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जयंतीभाई केवट सर आपल्याला गाईड करतील। त्या सरांचंही मी स्वागत करतो। त्यासोबत राष्ट्रीय अधिवेशन प्रभारी श्री जयदीप पाटील सर हेही आजच्या कार्यक्रमाला आपल्या पीसीला आलेले आहेत, त्यांचंही मी स्वागत करतो। आणि आपल्या सहसंयोजक सौ कोकिलाताई वाघ मॅडम याही आपल्या आजच्या पीसीला उपस्थित राहिले, त्यांचंही आम्ही आजच्या या पीसीला स्वागत करतो। आपल्या या नवी मुंबईच्या पत्रकार बंधूंना मी विनंती करतो की आजची जी काही पीसी आहे त्याबाबत आपल्याला सर्व मार्गदर्शन जयदीप पाटील सर आपल्याला करतील। तर मी सर्वप्रथम आपल्याला श्री राष्ट्रीय प्रमुख जयंतीभाई केवट सर यांना मी विनंती करेन की आपल्या पत्रकार बंधूंचे स्वागत करून आपल्या पीसीला सुरू करण्यात यावं। पत्रकार बंधुगण सबको नमस्कार। सहकार भारती सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय संगठन है। लास्ट 44 ईयर्स से यह संगठन कार्यरत है। देश के 27 राज्यों में 650 उपरांत जिलों में अभी सहकार भारती की टीम कार्यरत है। उनके स्थापक थे वकील साहब लक्ष्मणराव इनामदार जी, जो आरएसएस के प्रचारक थे पूर्व समय के। उन्होंने सहकार भारती के लिए एक मंत्र दिया था, बिना संस्कार नहीं सहकार, नहीं सहकार नहीं होता। ये मंत्र को ध्यान में रखकर देश भर में सहकार भारती का कार्य चल रहा है। सहकारिता से समृद्धि, ये सहकार भारती का गोल है। आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं वो 6 अक्टूबर 2023 को विष्णुदास भावे नाट्यगृह में है। पूरे देश का एक अधिवेशन है मछुआरों का। 25 राज्यों से 1500 जितनी संख्या भाग लेगी। तो कोऑपरेटिव मछुआरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि होंगे, कोई फैक्ट्री बिजनेस वगैरह में पड़े हैं, और रियल मछुआरा काम करने वाले सब लोगों को हमने बुलाया है। हम सब जानते हैं कि मछुआरा समाज की बहुत बड़ी संख्या पूरे देश के सभी राज्यों में है, मगर मछुआरा समाज असंगठित है। ताकत बहुत है उसमें, वो पानी में चलने वाले लोग हैं। एजुकेशन की कमी है, और उसमें एकजुटता लाने के लिए सहकार भारती मछुआरा प्रपोज सेल ने यह राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। ये अधिवेशन में पूरे देश भर के लोग आएंगे, और हम सब जानते हैं कि अपने भारत देश की सीमा से लगी सागरी सीमा 8176 किलोमीटर की है, और बड़ी बड़ी नदियां जैसे गंगा यमुना, वैसे अनेक नदियां हैं अपने देश में। डैम बने हैं, और जहां समुद्र से मीठे पानी की खाड़ी मिलती है, वहां ब्रेकिश वाटर की लाखों हेक्टेयर जगह ऐसे ही पड़ी जिसमें श्रिम्प फार्मिंग, झींगा फार्मिंग बहुत बढ़िया से हो सकता है। और जैसे अमूल ने आपने देखा कि पहले दूध जो है वो 24 घंटे में बिगड़ जाता था, फिर उसमें टेक्निक लाई हुई। आज अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया
पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो वैसे ही 24 घंटे में मछली बिगड़ सकती है। तो इस मॉडल पे काम करने का हमने सोचा है। जैसे अमूल की आज 50 उपरांत प्रोडक्ट हो गई है, वैसे आगामी दिनों में मछुआरा समाज भी इस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। तो ये जो इतना बड़ा प्राकृतिक संसाधन है अपने देश में, अगर भारत सरकार जिस प्रकार से हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में योजना बनाई, वैसी योजना बनाकर नील क्रांति करने का माननीय वड़ा प्रधान जी का स्वप्न है। हमारे जो केंद्रीय मछुआरा कैबिनेट मंत्री है परसोत्तम रूपाला जी, उनका उसमें हमारा पूरा सहयोग है कि मछुआरा समाज आगे बढ़े, इसलिए जो भी चाहिए हम मदद करने को तैयार है। तो हम ये अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश के मछुआरा एक बने, संगठित बने, ये सबसे पहला हमारा गोल है। दूसरा गोल है कि आर्थिक समृद्धि मछुआरे की बढ़े। आज बिचौलिया जो है वो सबसे ज्यादा उसमें कमानी कर रहा है, तो उसका भी एक कोऑपरेटिव माध्यम का मॉडल हमको खड़ा करना है, ये भी हम जानकारी देने वाले हैं। और पूरे देश से जो मछुआरे आए हैं उनमें एक उत्साह का वातावरण है कि ये पहला अधिवेशन है, हमारे देश का पहला अधिवेशन मछुआरा प्रकोष्ठ का नवी मुंबई में है। आप सबको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा माइलस्टोन बनने वाला है। नील क्रांति के लिए ये नवी मुंबई माइलस्टोन बनेगा। हम एक बड़ा स्मारिका निकालने वाले हैं, पूरे देश भर के एडवर्टाइज में आएंगे और इसमें पर्यटकों का लेख आएगा, एक्सपोर्ट के बारे में, बाकी सरकारी पॉलिसी के बारे में, सब कुछ इसमें आएगा। ये पढ़ कर पूरे देश में मछुआरों में अवेयरनेस जगे, ये हमारा एक बड़ा प्रयत्न रहेगा। तो ये अधिवेशन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि अपने देश में अनाज का प्रॉब्लम था। स्वामीनाथन जी ने बहुत अच्छी तरह से बीज निर्माण करके आज देश को स्वावलंबन अनाज में बना दिया है। वैसे ही हमारे त्रिभुवन दास गुजरात के जो है उनको कुरियन मिल गया और श्वेत क्रांति कर दी। वैसे ही मछुआरा में हम कुरियन ढूंढ रहे हैं और कोई एक अच्छा कुरियन मिल जाएगा तो हमको लग रहा है कि नील क्रांति मछुआरा ही कर सकता है। जो पानी में काम करने वाला वो मछुआरा ही ये काम कर सकता है। और ये काम मेरे को लगता है कि आपकी नगरी से एक शंखनाद बजेगा और ये शंखनाद पूरे देश में मछुआरों के द्वारा नील क्रांति करने का जो वड़ा प्रधान जी का स्वप्न है, वो स्वप्न साकार करने के लिए सहकार भारती का अधिवेशन हमने किया है। इसमें आप सबकी भी सहयोग है, तो इस सहयोग के आधार पर हमको पूरा विश्वास है कि हम इसमें नील क्रांति की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे जो व्यवस्था के बारे में कौन कौन आने वाले हैं वगैरह हमारे जेठ मिल रहे हैं। वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम। सर्वप्रथम सगळे पत्रकार बंधू आणि भगिनींचं मी स्वागत करतो आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सला। या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये जो विषय आहे तो आहे नॅशनल फिशरीज कन्व्हेन्शन। जयंतीभाई जे म्हणाले की हा शहर ही नीव ठेवतोय नील क्रांतीची। अर्थातच की जेव्हा आपण हरित क्रांती झाली, आय एम शुअर आपण सगळ्यांनी हरित क्रांती हे बुक्स मध्ये वाचलंय, आपल्या जनरेशनच्या कदाचित आपण बघितलं नसेल, पण श्वेत क्रांती आपण आपल्या डोळ्याने बघितली कशी झाली आणि नील क्रांती आपण घडवणार आहोत याची खात्री मी या टीमच्या मार्फत देतो। तर या नील क्रांतीला घडवण्यासाठी आय एम शुअर आम्हाला तुमच्या सगळ्यांची साथ हवी आहे। पत्रकार बंधू आहेत, इथे बसलेले आमचे सगळे मित्रगण आहेत, हा समाज आहे, गव्हर्नमेंट आहे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे, कमिशनर्स आहेत, मिनिस्टर्स आहेत, या सगळ्यांच्या मदतीशिवाय ते होणार नाही। आणि म्हणून आम्ही एक साधारणपणे 3 ते 4 महिन्यापूर्वी नॅशनल फिशरीज कन्व्हेन्शनचं आयोजन केलं आणि असं ठरवलं की ह्या नॅशनल फिशरीज कन्व्हेन्शनला एक माइलस्टोन बनवावं आणि हे माइलस्टोन हॅज टू बी अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। आणि त्या बिगिनिंगसाठी आज आपण त्या बिगिनिंगच्या जसं प्री इव्ह बोलतो, ती प्री इव्ह ही आहे जिथे आपण एकमेकाशी बोलतो आणि यानंतर आपण या चळवळीला लागू। सो इव्हेंच्युअली हा कन्व्हेन्शन हा एंड नाही आहे एखाद्या प्रोग्रामचा, ही बिगिनिंग आहे। या कन्व्हेन्शन पासून जयंतीभाई जसं म्हणाले की आम्हाला ही इंडस्ट्री एक्सप्लोर करायची, या समाजाच्या लोकांना त्यांचा न्याय मिळवून द्यायचा, या समाजाच्या लोकांना
सोशो इकॉनॉमिक बेनिफिट्स कसे देता येतील त्याच्याबद्दल प्रयत्न आहे. इव्हेंच्युअली हा कन्व्हेन्शन ह्या सगळ्या ऑब्जेक्टिव्हला घेऊन ठरवलेला आहे. या कन्व्हेन्शनसाठी आम्हाला आशीर्वाद म्हणून लाभलेले आहेत श्री परषोत्तम रुपालाजी, हु इज द सेंट्रल मिनिस्टर फॉर फिशरीज, डेअरिंग अँड ॲनिमल हजबंड्री, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. डॉक्टर एल मुरुगन, हु इज अगेन MOS, फिशरीज, ॲनिमल हजबंड्री आणि डेअरिंगचे. आणि महाराष्ट्राचे आपले मत्स्यमंत्री श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार ते. आणि आपल्याला हे 3 प्रमुख पाहुणे या अधिवेशनाला येणार आहेत. परषोत्तम रुपालाजींचं वेळ कन्फर्म झालेलं आहे, मुरुगन सरांचा वेळ कन्फर्म झालेला आहे, सुधीर भाऊ जरी लंडनला असतील तर आमच्या ते येणार आहेत अशी हमी दिली. त्यानंतर आमची सहकार भारतीची जी टीम आहे, कारण सहकार भारतीच्या वरिष्ठ जे आमचे राष्ट्रीय पदाधिकारी आहेत त्यांच्या मदतीशिवाय हे करणं अशक्य होतं. तर मी आवर्जून नाव घेतो आमचे दीनानाथ ठाकूर साहेब जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, आमचे उदयजी जोशी जे आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आहेत, जयंतीभाई केवट जे मत्स्य प्रकोष्ठचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, आणि ऑफकोर्स इतर टीम. म्हणजे जेव्हा मी इथे बसलेलो आहे ते इथे आम्ही इथे पाहुणे आहेत असं बोलू शकतो. यजमान आहेत इकडची नवी मुंबई सहकार भारतीची टीम, ज्याचे तांदळे साहेब इथे बसलेले आहेत, निकम साहेब बसलेले आहेत, आपले साहेब बसलेले आहेत आणि ह्यात आमच्या 2 ताई बसलेत इथे. सो ओव्हरऑल इथे हा प्रोग्राम ह्याचं आयोजन करण्याची जबाबदारी नवी मुंबई सहकार भारतीच्या टीमने पूर्णपणे घेतली. आणि त्यांनी इतक्या उत्साहाने काम केलं की आम्हाला कधीच असं वाटलं नाही की आम्हाला काही करावं लागेल. लिटरली एव्हरीथिंग हॅज बीन डन बाय देम. इनफॅक्ट टू एन एक्सटेंट ही प्रेस कॉन्फरन्स अरेंज करण्यात आली. सो इथे मी आधार प्रकट करत नाही की त्याला कारण हे आम्हाला सादर केलं करणार, पण इट इज इम्पॉर्टंट की ह्या लोकांचं आपण इथे आय हॅव टू मेन्शन देम. वेल, मी येतो अधिवेशनाकडे. ऑब्जेक्टिव्ह ऑलमोस्ट आय थिंक जयंतीबाईंनी सगळं सांगितलं. आमचे ऑब्जेक्टिव्ह असे आहेत की आम्हाला या सोशल इकॉनॉमिक, जसं जयंतीबाई म्हणाले की हिंमत ह्या समाजात खूप आहे, डेअरिंग खूप आहे. तुम्हाला माहिती आहे समुद्रात जाऊन मच्छी मारणं वगैरे सोपं नाही आहे, किंवा त्या नॉन सो कॉल्ड इझी एन्व्हायरमेंटमध्ये जाऊन काम करणं सोपं नाही आहे. पण शिक्षण कुठेतरी कमी आहे समाजात, त्यामुळे जी अवेअरनेस क्रांतीची पाहिजे होती ती अवेअरनेस अजूनही आलेली नाही. आय रेफर टू आफ्टर इंडिपेंडन्स. नाव इथे मी मोदीजींचा खूप मोठा थँक्यू बोलतो. मोदीजींनी इनफॅक्ट त्यांची ही आवडती क्षेत्र आहे, त्यांचा हा आवडतं क्षेत्र आहे, आणि त्यांनी नील क्रांतीसाठी खूप शुभेच्छा देऊन आम्हाला खूप बळ दिलं. की त्यांनी एक सेपरेट मिनिस्ट्री केली, जी मिनिस्ट्री आधी नव्हती. आता फिशरीज इज सेपरेट मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. त्याशिवाय त्यांनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अशी एक खूप मोठी 20,000 कोटीची योजना आणली. त्यानंतर परत मागच्या वर्षी त्यांनी आणखी 6,000 कोटी एडिशनल दिले. So ही 20,000 कोटी प्लस 6,000 कोटी, these total are for the development of people and the development of industry. इंडस्ट्रीची डेव्हलपमेंट होते तेव्हा लोकांची होते, कारण पारंपरिक मच्छीमार हा विषय खूप मोठा आहे आणि खूप प्रामुख्याने सगळ्या ठिकाणी घेतला जातो. पारंपरिक मच्छीमार हा मागे राहू नये, जसं शेतकरी हा मागे राहू नये, तसं आपण शेतीच्या डेव्हलपमेंटसाठी खूप काम केलं. तसं आज नरेंद्र भाईंनी मच्छीमारांच्या डेव्हलपमेंटसाठी, स्पेशली मी जेव्हा पारंपरिक मच्छीमार आणि मी इथं मच्छीमारांबद्दल बोलतो, ती मच्छीमार जे 100% मच्छीमारीवर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी काम करण्यासाठी त्यांनी खूप मदत केलेली आहे. त्यांनी मिनिस्ट्री दिली, त्यांनी फंड्स दिले, बजेट दिले. आता ही आमची आणि आपल्या सगळ्या लोकांची जबाबदारी आहे की त्यांनी दिलेल्या ह्या संधीचं सोनं कसं करायचं, आणि ते सोनं करण्यासाठी जो पहिला पाऊल आम्ही उचललेला आहे तो आहे हा नॅशनल फिशरीज कन्व्हेन्शन. या नॅशनल फिशरीज कन्व्हेन्शन मार्फत आम्ही लोकांना हा मेसेज देतोय की सरकारच्या या भले मोठ्या योजना आहेत, त्या योजनांचा तुम्ही फायदा घ्या, त्या योजनांमध्ये तुम्ही सामील व्हा, त्या योजनांमध्ये तुम्ही कसं पार्टिसिपेट करून स्वतःचा सोशो इकॉनॉमिक बेनिफिट करू शकतो असं करा. जयंतीबाईंनी एक आणखी उल्लेख केला की मिडलमॅन जे असतात, जनरली शेतकऱ्यांचा पण हाल होतात ते मिडलमॅनमुळेच होतात, आपल्याला हे माहिती आहे. सो इथेही मिडलमॅन कमी करण्याचा किंवा ऍब्सोल्युटली काढण्याचा प्रयत्न सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सहकार भारतीचा राहील, जेणेकरून जो खरा मानकरी आहे, ज्याला आपण शेतकरी म्हणतो किंवा मत्स्य शेती करणारा किंवा कोळी, जो मच्छीमार आहे त्याला जावं. आणि ह्या प्रयत्नाने आणि ह्या अनुषंगाने आम्ही या कन्व्हेन्शनची नीव ठेवलेली आहे. ह्यात जेव्हा आम्ही मार्गदर्शन म्हणून बघतो तर आम्हाला मार्गदर्शन म्हणून जयंतीबाईंचं मार्गदर्शन नेहमीच राहिले. जयंतीबाईंचा स्वतःचा मागचे 44 वर्षांचा समाजसेवेचा प्रवास आहे समाजासाठी. म्हणजे ते स्वतः जातीने कोळी आहेत, म्हणजे गुजरातचे आहेत तर तिकडचे कोळी, आम्ही इकडचे कोळी असं. तर ते स्वतः जातीने कोळी आहेत आणि मागचे 44 वर्ष त्यांनी स्वतःच्या आयुष्याचे दिलेत. आता सुद्धा ते 68 इयर्सचे एज त्यांचं, आणि आताही ते दिवस रात्र 365 दिवस पळपळ करतात. आमचं प्रमुख मार्गदर्शन
जयंतीभाई असतात आणि रामदास संधे म्हणून आमचे काका आहेत, त्यांना आम्ही काकाच म्हणतो. त्यांचं एज 76 आहे आणि आजही त्यांनी 50 वर्ष फिशरीज कॉपरेटिव्ह मध्ये घालवले. अर्थातच हे दोन प्रमुख मार्गदर्शन जे टेक्निकली आम्हाला ह्या इंडस्ट्रीमध्ये हेल्प करतात आणि जे टेक्निकली आम्हाला या गोष्टी हेल्प करतात की आम्ही तो जो गव्हर्नमेंटचा प्रोग्राम आहे त्या गव्हर्नमेंटच्या प्रोग्रामला लोकांपर्यंत कसा इफेक्ट टू एन एक्सटेंट रामदास काका हे खूप साऱ्या पॉलिसी मेकिंग मध्ये सुद्धा आहेत, इव्हन महाराष्ट्र स्टेट, इव्हन सेंट्रल गव्हर्नमेंट. सो वेन अशी लोक जे लोक समाजातून आहेत आणि समाजातून आल्यानंतर त्यांनी समाजाच्या भल्यासाठी एक असा रोल हाती घेतलेला आहे जो रोल त्यांना बेसिकली ब्युरोक्रेसी वर्सेस किंवा ब्युरोक्रेसी प्लस पीपल याच्यामध्ये राहावं लागतं. आणि मग त्यांच्यासोबत आम्ही असतो, आम्ही सगळे खूप यंग ते सगळे तुम्ही बघतच असतात. आणि यांचं मार्गदर्शन घेऊन रुपाला साहेबांचं, मुनगंटीवार सरांचं, मुरगन सरांचं, एस्पेशली मोदी साहेबांचं, अमित शहाजींचं, यांच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद, यांच्या सगळ्यांचा सपोर्ट घेऊन आम्ही ह्या कामाला लागलोय. आणि 6 तारखेला जो आमचा कन्व्हेन्शन आहे तो त्याची मी सांगितल्यानुसार ती बिगिनिंग आहे आणि तेव्हापासून आम्ही आमचं काम ऍक्च्युअली खूप जोरात मोठ्या प्रमाणात चालू करतोय. आता आम्ही फक्त फाउंडेशन बिल्डिंग करत होतो आणि फाउंडेशन बिल्डिंग झाला म्हणजे आपण आज त्या पिल्लरची पूजा केली असं समजा 6 तारखेला, आणि पिल्लरची पूजा केल्यानंतर आता आम्हाला अख्खी बिल्डिंग बांधायची आहे आणि त्यासाठी इथे असलेले सगळी लोक प्लस महाराष्ट्रातले आमच्या समाजाचे लोक प्लस आमच्या समाजातले नसलेले माझे बंधू, कारण आपण महाराष्ट्रात आहोत तर सगळेच आपले बंधू आहेत, इनफॅक्ट अख्ख्या देशाचे आमचे बंधू, पूर्ण देशभराच्या बंधूंना, भगिनींना, आईला, मावशीला, काकांना सगळ्यांना मी निवेदन करतो की या मोहिमेमध्ये आमच्या सोबत जोडून या आणि ह्या गोष्टीला खूप मोठं करूया. आणि नील क्रांती, जसं जयंतीभाई म्हणाले की हरित क्रांती किती मोठी दिसली, श्वेत क्रांती किती मोठी दिसली, तसेच नील क्रांती ही इतकी मोठी दिसावी याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन अपेक्षित आहे. तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या सोबत जोडून द्या ही विनंती आणि इथेच माझे 2 शब्द सांगतो. धन्यवाद. मी आपल्या सर्व प्रिय पत्रकार बंधूंना काही प्रश्न असतील तर आपण जयदीप पाटील सर आणि आपले जयंतीभाई कवेट सर आपल्याला त्याबाबत प्रश्न काही असतील तर आपण कृपया विचारू शकतो. नील क्रांतीची सुरुवात तुम्ही पहिल्यांदाच करताय. 44 वर्ष सहकार भारती या क्षेत्रात आहे. आताच नील क्रांतीचं विषय का समोर आला गेला आणि या 44 वर्षामध्ये जे असंघटित मच्छीमार आहेत त्यांचा विचार का केला नाही? विचार नेहमीच प्रश्न विचारतो. हाजी. वाय साहेबांनी सांगितले की 25 वर्ष आम्ही डिसऑर्गनाइज ऑर्गनाइज नाही. हो. तुम्ही 24 वर्षापासून कार्यरत आहात. जी जी जी. मग अजून का डिसऑर्गनाइज आहे? सो असं होतं की एखादी क्रांती जेव्हा असते ना, तर क्रांती करणारी जी लोक असतात प्रायमरली, मी असं नाही म्हणतो की क्रांतिकारी कार्य आहे, पण असं म्हणतोय की आपण जेव्हा एखादं काम चालू करतो त्याचं स्वरूप आपल्याला खूप वर्षानंतर दिसतं. आयडली जसं मी तुम्हाला सांगितलं, यांनी 45 वर्ष ऑलरेडी समाजासाठी काम केलं, तर छोटी मोठी कामं लोकांनी केली, पण एक जो अत्यंत महत्वाचा विषय असतो तो असतो गव्हर्नमेंट पॉलिटिकल अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सपोर्ट. नाव गव्हर्नमेंट सपोर्ट हा मच्छीमार समाजाला आणि एस्पेशली या इंडस्ट्रीला कधी नाही मिळाला. ओके, मोदीजी आल्यानंतर त्यांनी ऍक्च्युअली ह्या गोष्टीला खऱ्या अर्थाने रूप दिलं, त्यांनी मिनिस्ट्री बनवली. कारण मी तुम्हाला सांगतो एक सिंपल आहे, आपण इथे नवी मुंबईने नाईक साहेबांचं नेहमी नाव घेतो. तर का घेतो? कारण त्यांनी त्यांचा जो विजन होता नवी मुंबई कशी असावी, काय असावी, हा काम खूप पूर्वी केलेला. 95 ला आपली पालिका बनली. आज कुठे ते असं स्वरूप आहे की आपली पालिका ही इज बीन रेकग्नाइज द बेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस द कंट्री, ऑल्सो द सिटी फॉर दॅट मॅटर, म्हणजे लिव्हेबल सिटी आहे. सो इव्हेंच्युअली हा काम खूप वर्षापासून चालू होतं. मोदीजींनी जेव्हा वेगळं मंत्रालय दिलं, त्यांनी मिनिस्ट्री दिली, त्यांनी वेगळं बजेट दिलं, त्यानंतर एक बेसिकली आता तुम्हाला सांगतो काय होतं की एखादा जो मत्स्य शेतकरी आहे मी त्याच्या बाजूने बोलतो. जो मत्स्य शेतकरी आहे तो आहे गरीब. ठीक आहे, तो गरीब असल्यामुळे त्याच्याकडे फायनान्शियल केपेबिलिटीज नाहीये फॉर एनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट किंवा इन्व्हेस्टमेंट, आणि त्यामुळे तो त्याला संघटित झालेला नाही. आता जेव्हा त्याला ह्या स्कीम्स दिसत आहेत गव्हर्नमेंट कडून की गव्हर्नमेंट आली आहे माझ्या दारी मला हेल्प करायला, की बाबा तू एक पाऊल पुढे ये, आम्ही एक पाऊल पुढे, आणि असं करून जेव्हा एखाद्या गव्हर्नमेंटने त्यांना सपोर्ट दिला तेव्हा ही क्रांती मोठी दिसायला लागली आहे. आणि हाच ह्याचा राशनल आहे. खरंच लोक आता तुम्हाला सांगतो बघा, आपल्याकडे साधारणपणे माझ्या मते तरी 110 वर्षाचं पण सुद्धा एक फिशरीज कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहे. म्हणजे कॉपरेटिव्ह मध्ये काम केलंय आपण पहिल्यापासून, पण अर्थात त्यांना बळ देण्याचं काम हा सरकार
ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि पॉलिटिक्सचं असतं किंवा मी मी ओव्हरऑल आपली पॉलिटिकल सिनॅरिओ बघतो आणि जेव्हा सपोर्ट मिळतो तेव्हा माणूस उभा राहतो. आता तसंच होतं आपल्याला आणि म्हणून ही नील क्रांती आता जास्त दिसून येते. जी आपने कहा 44 साल से ये सारा सारा कार्यक्रम आपका चल रहा सरकार बार बार पाटिल साहब बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तब से इसको बहुत ज्यादा बल मिलने लगा जी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है तो क्या ये मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाज को एकजुट करने का प्रयास है? क्यों? आपने तीन चीज जो बोला, एक तो कम्युनिटी पूरी शिक्षित नहीं है पूरी तरह से, शिक्षा का अभाव है, दूसरी चीज आपने कहा कि आर्थिक समृद्धि नहीं है, तीसरा आपने कहा एकजुटता नहीं। तो क्या ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य है वो मोदी के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में इस कम्युनिटी का सपोर्ट पाने के लिए ये जुटता की तैयारी है? ये जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूंगा। सहकार भारती का जो बायलॉज है नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई भी पार्टी का बंदा, ये कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, कोई भी पार्टी का हो, वो इसमें आ सकता है। हमारा सोच इतना ही है कि बिना संस्कार नहीं सहकारी गोल के साथ में काम करें और पॉलिटिकल कोई भी पार्टी का हो, जब सहकार भारती का काम करना है तो पॉलिटिकल चप्पल बाहर निकाल के सहकारिता से समृद्धि का बात करना है। ऐसे लोगों को सहकार भारती में हम जुड़ रहे हैं। तो आपने जो 2024 की बात की देश के चुनाव की, इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं। अगर संबंध नहीं है तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं का इसमें जिक्र क्यों है? और भी पार्टी के बड़े नेता हैं जो सरकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर में फरवरी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था मुंबई का एरोली में, राष्ट्रीय सम्मेलन था कोली समुदाय का, उसमें तमाम मुद्दे उठाए गए, इसी तरह के मुद्दे सीवियर मुद्दे थे। एक साल होने को आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित होंगे? क्या कुछ उसका फोरम बनाया गया है कि सिर्फ ये पॉलिटिकल मंच दिया जाएगा, भाषण दिए जाएंगे, नेता बोलेंगे और आपके समाज का कल्याण होगा? नहीं, ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हैं कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति बिना सरकार के सहयोग से नहीं हुई है, सहयोग से ही हुई है। वर्तमान में जो पॉलिटिकल इस फील्ड में मंत्री वगैरह है उनको हमने इनवाइट इसलिए किया है कि हमारा जो डायलॉग है और हमारा जो सोच है, हमको जो काम करना समाज के लिए चाहिए, तो इसके लिए उनको हमको एक कार्यक्रम में लाना पड़ा। अधिवेशन में क्या फोरम होगा वो बताइए। अधिवेशन में तो जो करीब सुबह हमारा 9:30 को स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हमारा सहकार गीत है उसका गान होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन वगैरह पूरे देश भर से लोग हमको देंगे और नील क्रांति के बारे में हमारे वक्ता बोलेंगे। इसके बाद 2 लेक्चर हमने रखे हैं तज्ञों का, जिसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है और मार्केट में उसकी क्या जरूरत है अभी, इसके ऊपर हमारे CMFRI से आने वाले हैं और NFDB जो भारत सरकार की एक संगठन संस्था है, उनके जो अधिकारी आए वो भाषण करेंगे। तो करीब 10:30 बज जाएगा, तो 10:30 से 11 हमारा ये मशवरा जो डांस है एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम होता है। इसके बाद रूपाला जी आ जाएंगे। रूपाला जी आने के बाद पूरा जो स्टेज का कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि इसमें स्वागत वगैरह होगा, स्वागत प्रवचन होगा और ये जो गोल है, हमारी जो डिमांड है उसके बारे में थोड़ी बात रखी जाएगी। इसके बाद हमारे जो स्वागत अध्यक्ष है गणेश नायक जी का, इसके बाद मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम का अच्छा वो नहीं पूछ रहा हूँ, रूपरेखा नहीं पूछ रहा हूँ। मछुआरों के लिए आप क्या आप कम्युनिटी के उत्थान के लिए ये पूरा ये प्रोपेगेंडा एक तरह से चल रहा है, जो कवायद चल रही है, क्या कोरम में क्या प्रस्ताव होंगे जो आप मंत्रियों के सामने एजेंडा क्या होंगे आपके, कौन किस एजेंडे को आप वहां पर एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे, समाधान करने के लिए किस एजेंडे कोई क्या प्रारूप तैयार किया है? क्योंकि 2 दिन बाद आपका प्रोग्राम कल अभी तक आपकी बातों से कोई क्लियर कल आपको ये हमारा जो डिमांड है सरकार के सामने वो हम पारित करने वाले हैं। इसमें बड़ा मुद्दा ऐसा है कि जैसे देश भर में इतना संसाधन है, तो जैसे कृषि को दर्जा दिया है वैसे जो मत्स्य खेती उनको भी दर्जा दिया जाए।
तो जो कृषि की पॉलिसी है सेम लागू हो जाएगी। दूसरा जो मुद्दा है हमारा कि रियल परंपरागत मछुआरा है वो आज ये धंधे से बाहर हो रहा है। उसकी वजह उसकी वजह है कि जो आज 70% लोग अन्य बिन परंपरागत है बिन परंपरागत है वो लोग के धंधा कब्जा किया। रियल मछुआरा 30% ही इसमें अभी है, क्योंकि वो छोटे लोग हैं, असंगठित लोग हैं। इसके कारण ये जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर जरा कब्जा भी किया है। तो हमारा सोच ऐसा है कि इसके बारे में मछुआरों को सब्सिडी ज्यादा मिले, 75% तक गरीब मछुआरों का आर्थिक उत्थान के लिए सरकार लाभ दे, इस प्रकार का हमारा प्रावधान है। जैसे आज सरकार में जो पॉलिसी बनाते हैं तो जो बड़े बड़े लोग बनाते हैं उसमें प्रैक्टिकल उनको ये मालूम नहीं होता कि क्या है, प्रैक्टिकल कैसे काम चल रहा है, और वो बना देते हैं तो योजनाएं निष्फल होती। तो हमारा सोच ऐसा कि एक आयोग बने, और हमारा सोच ऐसा है कि जो आज प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है उसमें सरकार को कठोर निर्णय करना की भी आवश्यकता है। ऐसे 5-7 मुद्दे लेके हम कल आपने कहा सर, उन्होंने कहा कि मुंबई में ऐतिहासिक होगा, मुंबई में पहली बार होगा, इतना गुणगान आप कर रहे हैं कि ऐतिहासिक होने वाला काम। मुंबई में बड़े पैमाने पर खाड़ी किनारा है और यहाँ पर बहुत सारा मछुआरों की प्रॉब्लम है। तो क्या आपकी संस्था ने, आपके विभाग ने क्या कोई ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट किया है कि जिस क्षेत्र में हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, उस क्षेत्र के मछुआरों की क्या समस्या है, और जब यहाँ पर मिनिस्टर आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे, तो उनके समक्ष मुंबई के मछुआरों की, मुंबई के इस कम्युनिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी? क्या कोई ऑब्जर्वेशन असेसमेंट आप ये अपने रामदास किया गया है क्या? रामदास संदेह जी इसके बारे में इसमें ऐड करके हाँ बोलिए। नेशनल जी नेशनल पिक्चर कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने वाले है। अगर मोदी जी का जो विकास का कार्यक्रम है, हर जगह पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा केरला में विलिंगम पोर्ट, और वो इंडिया पोर्ट का नील क्रांति में ही आता है। और नील क्रांति खाली मछुआरों का ये चीज नहीं, ये तो तेरा ओशन का नेचुरल रिसोर्सेज टैपिंग का भी उसमें है। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा था कि आपने अभी इतने जो लोग बोले, आप लोग पुनर्वसन के बारे में किधर बोले? तो मछुआरों, छोटे मछुआरों का ये प्रश्न है कि रिहैबिलिटेशन इनका आपका पॉलिसी क्या है? थोड़ा जैसे भी मुद्दा साथ में लिया है, जो गरीब मछुआरा है वो आज अपना कामकाज छोड़ के मजदूर बन रहा है, जो मालिक था वो मजदूर बन रहा है। तो उसके बारे में सरकार को, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ हाँ। ये लार्सन टू ब्रिज बना रही है, तो उसमें बहुत से लोगों का व्यवसाय चलेगा। डेवलपमेंट के वजह से समुद्र की मछली भी गायब हो गई है। और वो बचा, वो फिर उसको क्या करेंगे? नहीं, अब उसमें क्या है, 2 लाख का मुआवजा दिया। क्या 2 लाख का मुआवजा इज इट फेयर इनफ? इट इज नॉट। तो ये भी अगर चर्चा आपका इस पर होने वाला है तो जरा इस पर क्लियर कीजिए ये बात। रिहैबिलिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना सिटीज डेवलप होगा, पोर्ट डेवलप होगा, उधर पहला प्रश्न पुनर्वसन का है। ये बात इनफैक्ट आपको बताएं, हम मछुआरों के साथ है, बिकॉज वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फिशरमैन। हम गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फिशरमैन। हम चाह रहे हैं कि जो, जैसे मैं आपको बताता एग्जांपल, जैसे आपने रिहैबिलिटेशन की बात करी, मुंबई में जब भी ऐसा कुछ हुआ तो आपको पता है मच्छीमार नगर बने, बहुत सारे माहिम में बने और जगह बने, मच्छीमार नगर कोलाबा में बने, तो ये रिहैबिलिटेशन का पार्ट था। आई एम श्योर रिहैबिलिटेशन पार्ट इज मोर ऑफ अ स्टेट इशू, जिसको हम लोग रेगुलरली स्टेट के साथ बात करते हैं। जैसे अभी जयंती भाई ने कहा, आप भी बता रहे थे कि यहाँ पे एक ब्रिज आएगा। इवन आप अगर मुंबई के वेस्ट कोस्ट को देखोगे तो वहाँ पे जो ब्रिज आया है पूरा, सो उसके कारण क्या हुआ, फिशरीज डेफिनेटली हिट हुई है। जितने भी मच्छी जो समुद्र के किनारे थे वो आगे गए। ये सारे इश्यूज हम सुधीर भाव के साथ रेगुलरली लेते रहते हैं। जैसे हम इसको बिकॉज वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम आके पर्चा नहीं दिखाते, हम लोग इंटरनली काम करते रहते हैं उनके साथ। ये सारे प्रस्ताव है भाव के पास, हमारे लेटर हेड पे, सहकार भारती के लेटर हेड पे इन सारी चीजों की मांग गई है। हमने रेगुलर बेसिस पे जहां जहां मच्छीमार लोगों के साथ इश्यू हुए उसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश है। अब होता ऐसा है कि वी आर एन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हमारे
जब हम जैसे सुधीर भाव के पास गए, हमने बोला कि सुधीर भाव आपको एक काम करना है कि ये लोग जो बाधित हुए हैं इस ब्रिज के लेके बात कीजिए या कहीं पे भी, तो हम उनको एक प्रपोजल देते हैं कि आप इनके लिए कोई कॉम्पेंसेशन पॉलिसी डिसाइड कीजिए। इवेंचुअली होता है कि कॉम्पेंसेशन पॉलिसी डिसाइड होते समय वी आर नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि वो उनका आईएएस है, उनका डिपार्टमेंट करता है। जब डिपार्टमेंट कोई भी पॉलिसी और कॉम्पेंसेशन को लेके बात करता है तो ट्रेजरी पहले आती है। सो ट्रेजरी के हिसाब से किसको कॉम्पेंसेशन देना, कितना हिट करना, ये डिपार्टमेंट का काम है जो करते हैं। हमारा काम ये है कि हमने उनको बार बार ये बताना कि ये गलत हुआ है, इस मच्छी मार के साथ ये क्या बोलते हैं अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, इस समाज के साथ अन्याय हुआ है। उन्हें टेक्निकली ये बताना है कि आप जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लाते हो समुद्र में तो समुद्र का जो फ्लोरा एंड फौना है वो दूर चला जाता है, फिर वो अपनी असेसमेंट करते हैं। तो हम अपना, हमारे तरफ से मतलब मेरा ये कहना है कि सहकार भारती की तरफ से आपके प्रश्न का और आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि हमारे रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं, हमारे रेगुलर अपडेट्स कम्युनिकेशन होते हैं उनके साथ, और हम उनको हमेशा ये हाईलाइट करते हैं। अब बात आप जानते हो, आप भी सिस्टम में हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसाइड करेगा वो अपना ट्रेजरी और सारा मिनिस्ट्री लेके डिसाइड करती है, बट देन देयर इज समथिंग और सम व्हिच इज हैपनिंग, मतलब क्योंकि देखिए जब तक समाज हल्ला नहीं करेगा तब तक आई एम श्योर सामने के कान में आवाज नहीं जाएगी। तो हम समाज बोल के हल्ला कर रहे हैं, हमारा सारा कुछ चल रहा है। सर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपने कहा था कि ये बीजेपी का लगता है आपको प्रोग्राम। पुरुषोत्तम रूपाला जी फिशरीज मिनिस्टर है सेंट्रल के, मेरे लिए वो फिशरीज मिनिस्टर है सेंट्रल के, हमारे लिए रादर मुरुगन सर सेंट्रल के फिशरीज मिनिस्टर है, मुनगंटीवार सुधीर मुनगंटीवार साहब ये महाराष्ट्र के फिशरीज मिनिस्टर है। हम इनकी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखते हुए, इनके पद को देखते हुए इनका फोटो है, वरना यहाँ पे शायद हम मोदी जी और अमित शाह जी का भी लगा सकते थे, जो हमने नहीं लगाया। अरे सर मैंने वो देखा, मैंने इसीलिए सवाल लास्ट में पूछा। हमारे लिए वो मंत्री है हमारे। सर सही है, मैं तो पढ़ लिया, आपको प्रश्न लिखा हुआ है, आप ये समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप दोनों को बुला रहे हैं। हाँ जी। हम यही तो प्रश्न कर रहे हैं कि आपके पास कोई असेसमेंट है, कोई एजेंडा है, हाँ जी, कि जिनको आप सामने रखेंगे और आप उनसे गंभीरता से सवाल पूछेंगे या उनको दबाव बनाएंगे कि आप इसका समाधान कैसे कर रहे हैं। अरे आप सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके, मैं तो आपके संस्था की तरफ से, हाँ जी, हाँ जी, आपकी संस्था ने इस मंच को किस तरह से उपयोग करना है जी, मैं उसके ऊपर सवाल पूछ बिल्कुल सही। क्या आपकी ये कवायद होगी, क्या कोई फोरम ऐसा होगा जी कि कोई आपका लिखित एजेंडा रहेगा कि उन्होंने इन विषयों पर हम आपसे चाहते हैं कि समाधान दीजिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जयंती भाई जी ने आपको बता दिया। केवल जी, हाँ। अभी आपने मछुआरों की बात छेड़ी है, तो आप बता सकते हैं क्या कि आज की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, मछुआरों के लिए क्या कर रही है, क्या सब्सिडीज दे रही है, और वो कम है ज्यादा है, और आपकी डिमांड क्या है? तो इसमें ऐसा है कि 20,50 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनी है 2020 में, और इसमें सभी वर्ग को शामिल किया है। जैसे महिला, कोई भी महिला हो, उनको 60% सब्सिडी, जैसे उसको बोट करना है, टेम्पो लेना है, वैल्यू एडिशन करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, इंग्लैंड फार्मिंग करना है, ब्रिटिश फार्मिंग, जो भी करना है, मछुआरा का कोल्ड स्टोरेज बनाना है, उनके लिए 60% महिला हुआ है। और SC/ST को भी इसमें जोड़ा है, उसको भी 60% है। और जनरल जो मछुआरा है और जो अन्य समाज, उनको 40% का प्रावधान रखा है। इसलिए हमने जो डिमांड किया है कि परंपरागत गरीब मछुआरों को 75% तक सब्सिडी मिले, ऐसा हमारे आवाज रहे। स्टेट की क्या स्थिति है आपको पता है? स्टेट में भी ऐसे 40% जो अभी टोटल जो 60% सब्सिडी है, इसमें से 40% केंद्र की रहेगी, 20% स्टेट का रहेगा। तो वो जो सब्सिडी है, तो जो बजट प्रोविजन किया जाता है, वो उन गरीब मछुआरों तक पहुंच जाता है क्या? ये बहुत आपका सवाल वाजिबी है कि रियल में मछुआरा अशिक्षित है, बैंक में जाने से डरता है, सरकारी अधिकारी के पास जाने से वो कागज पत्र करने में अक्षम है। इसके कारण रियल मछुआरा सब्सिडी लेने में पीछे रहता है। जैसे मैं आपको जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो कोई और खा जाता है। मैं आपको बड़े बड़े लोग जो है उनको जरा ज्यादा, आप सब जानते हैं, पता तो आप लोग का क्या कोशिश जी, है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे आपने पूछा फिगर्स, मैं आपको फिगर्स के बारे में बताता हूँ। 1000, मैं आपको फिगर्स के बारे में बताऊँ। 1000 करोड़ तक का पिछले साल के जो महाराष्ट्र के प्रोविजन थे, जो सब्सिडी के साथ प्रोग्राम बटे हैं। अब आते हैं वापस, परंपरागत मच्छी मार को मिलता है कि नहीं। अब आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब हम, मैं किसी के साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वो पॉलिसी बनानी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने वहां पे क्या रखा है, SC/ST एंड वुमेन कैटेगरी को 60%,
बाकी सबको 40%। अर्थात ये कि SC/ST कैटेगरी अगर वो मछुआरा नहीं है वो भी एप्लीकेशन कर सकता है, कोई विमेन है मछुआरा नहीं है वो भी एप्लीकेशन कर सकती है, जनरल कैटेगरी में कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अगर किसी को प्रोजेक्ट लगाना है तो देश के सारे सिटीजन्स उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। उनके प्रोजेक्ट की असेसमेंट होगी, असेसमेंट के अगर वो बंदा फिट होता है मतलब जाति के आधार पर और उनके प्रोजेक्ट के आधार पर, तो उसको प्रोजेक्ट मिलेगा। वहां पे कहीं पे भी कोई ये चेक नहीं करता है कि ये रियल मछुआरा है कि नहीं, और वहीं पे हम उसको ऑब्जेक्शनल बोल रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जब आप बोलते हो कि मछुआरा या फिशरीज के लिए हमने 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है, अर्थात ये फिशरीज के लिए जाना चाहिए और इसमें मैक्सिमम बेनिफिट पारंपरिक या जो मछुआरा है उसको मिलना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा डिमांड है और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं और बहुत सालों से लड़ भी रहे हैं। अभी आप पारंपरिक के लिए लड़ रहे हैं, वही बड़ा सवाल है कि पारंपरिक है क्या? हाँ जी, और वो फिलहाल कर क्या रहा है? जी। उसकी असेसमेंट हमने आपको बता दें, उसकी एक छोटी सी कोशिश हमने करी है। इस अधिवेशन के तहत हमने सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनसे कांटेक्ट करा हुआ है। उनके चैलेंजेस आई एम श्योर यू नो, बिकॉज मैं जब किसी मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाता हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे मेजरली पारंपरिक मच्छीमार है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। जब मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम थोड़े से फिट होते हैं पारंपरिक मच्छीमार के लिए। अब उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि एक काम कीजिए, आप लोग इसमें आगे आइए, बिकॉज अब तक क्या हो रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्होंने मेजरली पार्टिसिपेट नहीं किया इन स्कीम्स में। वो ये सोचते हैं कि चलो हम अपना काम कर रहे हैं, मच्छी आ रही है, बेच रहे हैं, हमको नहीं पड़ी किसी चीज से। लेकिन इसी का फायदा ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बैठा है, बिकॉज क्या होता है, गवर्नमेंट के पास बजट है, बजट का एक डेडलाइन होता है, वो डेडलाइन के ऊपर वो बजट खत्म करना होता है, तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन करते हैं, अप्रूव हो जाता है। सो हमने इन लोगों को ये कहा है कि आप लोग प्राइमरी फोकस के साथ इन सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कीजिए, इनके प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप सबमिट कीजिए और जितना भी मैक्सिमम लाभ पारंपरिक व्यक्ति को देने की कोशिश कर सकते हो उतना करिए। इसका एडवांटेज होगा, सब आपने जो पूछा कि पारंपरिक मच्छीमार रहा कहाँ है, तो वो इसीलिए नहीं रहा है बिकॉज उसको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखी है, उसको कोई इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं दिख रहा है। आज इनके साथ मिलकर हमने क्या करा है कि आप उनको एक पिक्चर दिखाइए, क्योंकि आप जब भी किसी को ग्रोथ का पिक्चर दिखाते हो तो आपको उसको 3 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, इंडस्ट्री एनालिसिस करके आप जब दोगे तो सामने वाला आपके साथ जुड़ेगा। चलो ठीक है, आज मैं इस बिजनेस में अगर गिरूं तो शायद 1 साल के बाद मेरा सो एंड सो लेवल पे मेरा बिजनेस चला जाएगा, विद गवर्नमेंट सपोर्ट, विद सोसाइटी सपोर्ट एंड विद हमारे जैसे लोगों की सपोर्ट। तो हम अपने तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवेयरनेस कैंपेन हम लोग इंडिजिनियसली कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत बार डीपीआर बनाने में हेल्प करते हैं, हम लोगों को बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं जहाँ पे उनको इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मदद की जाए। क्योंकि जैसे जयंती भाई ने कहा कि बंदा जाता नहीं है, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा काम होगा नहीं होगा, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग नहीं है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण उसका कॉन्फिडेंस कम है, हम उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का इवेंचुअली अगर नील क्रांति लानी है तो हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उस मछुआरे को देना पड़ेगा, ना कि किसी और को, ताकि वो कल जाके ऑफिसर के सामने खड़े रहे, बोले कि साहब लाओ फॉर्म, मैं भरता हूँ, मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ, डीपीआर देता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करो, उसको सारे प्रोजेक्ट की और सारी टाइमलाइंस पता हो, उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस पता हो कि कैसे अप्रूव होता है, क्या होता है, एंड देन वो कॉन्फिडेंटली उस प्रोजेक्ट के पीछे लग के उसको बढ़ा सकते। जी, आप राष्ट्रीय प्रमुख हो मत्स्य प्रकोष्ठ की सागर मानते के, टोटल मेंबरशिप कितनी है अपने देश में आपके प्रकोष्ठ की, और महाराष्ट्र की भी आप बताइए। इसमें एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मगर 12 करोड़ से आसपास पूरे देश में मछुआरा। मछुआरे हैं आपके पास, ये मेंबरशिप आपके पास कितनी सदस्य संख्या है आपके पास रजिस्टर्ड? नहीं, ये हमारे पास। अच्छा, ये अधिवेशन का उद्देश्य मछुआरों की समस्याओं को सामने लाना है, वो छुड़ाना है, या गवर्नमेंट मछुआरों के लिए क्या कर रही है उसका प्रोपेगेंडा के लिए आयोजन है? हमने एक सरस रिंगटोन बनाया है, जरा सुना दो, मछुआरों तुम अब बना। आप बता बता दीजिए, आप ऐसा कह रहे हैं, बाद में सुनेंगे। आपने करके कोई नहीं हाँ? नहीं, इसमें जय जी मैं सुना। ये गोल हमारा देखो, ये जो पूरे देश में ये सॉन्ग हमने तो एक ये माननीय पत्रकार को भेज दीजिए आप। कोई बात नहीं, आप तब तक आप जवाब दीजिए, मैं गाना सुना। ये नहीं, आप उत्तर दे दीजिए, हम सुन लेंगे।
नहीं, ये पूरे देश में असंगठित अवस्था में पूरा मछुआरा है। तो आपका प्लान क्या है, इनको संगठित कैसे नहीं, तो करेंगे? पूरे आपका- देश से आज 25 राज्यों से लोग आ रहे हैं। वहाँ स्टेट का कन्वीनर को बनाएंगे, टीम बनाएंगे, सोसाइटी तक जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, उसमें अवेयरनेस जगाएंगे। और मछुआरा समाज में ताकत है, अगर उनके अंदर अवेयरनेस जग गई तो ये बहुत बड़ी क्रांति। अच्छा, इसके लिए न्यू बॉम्बे क्यों चुना गया है? आपका ये पहला ही नील क्रांति का है, तो न्यू बॉम्बे क्यों चुना गया है? बॉम्बे पूरे देश को बहुत पसंद है। लेकिन दूसरी बात, कोस्टल कोस्टल एरिया वगैरह जो आपका इनलैंड फार्मिंग, मरीन फार्मिंग का एक हब भी है, एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर भी अपना मुंबई है। हम सोचते हो सब गुजरात लेके गए हैं। नहीं नहीं, नहीं। और यहाँ की मछली भी गुजरात से लेके गए। ऐसा नहीं है, पूरे देश का मछुआरा गुजरात में आके मुंबई के नुकसान मछुआरे नुकसान गुजरात। हम लोग का नागरिकों का हो रहा है, इतनी महंगी हो गई एक खाली विषय तुमच्या समोर मांडावासा वाटतो की सहकार भारती फक्त कोऑपरेटिव्ह सेक्टर मध्येच काम करते आणि सहकार भारती ह्या वेळेला असं ठरलेलं आहे की प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज अधिवेशन, आता 2 दिवसापूर्वीच राष्ट्रीय अधिवेशन सायबर पुण्याला झालं. पुण्याला सायबर म्हणजे पुढे IT हब असल्यामुळे त्यांनी तिथं तो सिलेक्ट केला आणि पुण्याला तो हे केला. आता इथे आपल्याकडे मच्छीची आपली खूप पूर्ण बॉर्डर आहे, त्यामुळे ह्यावेळी महाराष्ट्राच्या सेंटरला हे पडतं आणि लोकांना कन्व्हिनियंट होतं. तर का ह्याच्यामध्ये संपूर्ण भारतातून 850 लोक संस्थेचे पदाधिकारी येणार आहेत. म्हणजे तिथल्या एखाद्या चेन्नई मधली संस्था आहे किंवा एखादी कलकत्ता मधली संस्था आहे, तर तिथल्या संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार ह्या 3 लोकांना आपण आजच्या परवाच्या प्रोग्रामला इन्व्हाइट केलेला आहे आणि हो 100 रुपये आम्ही त्यांना चार्जेस ठेवलेले आहेत उपस्थित राहण्यासाठी. रजिस्ट्रेशन फी म्हणून आपण 100 रुपये ठेवलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये चहा, नाश्ता, पाणी आणि सर्व काही त्यांचा तो ऍडव्हर्टाइजमेंटचं पॅम्पलेट पाठवले, रेट कार्ड पाठवलेलं आहे, स्पॉन्सर्स. तुम्हाला स्पॉन्सर्स का शोधावे लागतात? शासन मदत करत नाही का? नाही, हा आमचा नॉन ऑर्गनाइज प्रोग्राम आहे. आमच्याकडे सरकारच्या कडून डायरेक्टली नाहीये. हे आम्ही करतो ही सहकार भारती NGO आहे आणि आम्ही आमच्या स्वतःच्या हक्काने स्वतःच्या लोकांच्याकडून कॉन्ट्रीब्युशन क्रिएट करून आम्ही हा तो ऑर्गनाइज करतो. हा एक इव्हेंट करायचा किंवा हा एखादा प्रोग्राम सक्सेस करायला फायनान्स हा लागणारच आहे आणि फायनान्ससाठी आम्ही त्या कंपन्या किंवा त्या लोकांच्याकडे आम्ही रिक्वेस्ट टाकलेली आहे. जे लोक देतात आम्ही एक मॅगझिन वगैरे पब्लिश करतो आणि ते संपूर्ण देशात मराठी, हिंदी आणि तिथल्या लोकल लँग्वेज मध्ये ते पब्लिश करायचं आमचं मानस आहे. तर आपल्या ज्या नॅशनल काही पॉलिसीज आहेत आणि काही चांगल्या संस्था ज्या जसं आता आपल्याकडे गुजरातची अमूल आहे, ती जशी वर्ल्ड वाईड गेली आहे, तशा काही मच्छीच्या संस्था पण आपल्या वर्ल्ड वाईड आहेत. त्यांचेही आम्ही लेख ते घेतलेले आहेत आणि त्या कशा मॅक्झिमम भारतभर आम्ही ऑल ओव्हर वर्ल्ड केलेले आहेत. त्यांचं सुद्धा आम्ही बुक स्वरूपात हे करतोय त्या दिवशी. आता मच्छीमारांसाठी हे कॉन्क्लेव्ह झाल्यानंतर सहकार भारतीचा पुढचा अजेंडा काय? जानेवारी मध्ये 4000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचं अधिवेशन आपण आयोजित केलेलं आहे. पण मला एक सांगा, तुम्ही हे अधिवेशन एक सेक्टरचे घेता आणि मग सोडून देता का? त्यांचं पुढे काय होतं? प्रकोष्ठ कायमस्वरूपी त्याच्यावर काम करतात. आम्ही आता तुम्हाला नवी मुंबईच्या लोकांच्यासाठी सांगतो की आम्ही आतापर्यंत नवी मुंबईत 5 हाऊसिंगचे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाईज केले आणि कुठलाही एखादा GR आला तर सहकार भारती आम्ही त्या GRच्या अगेन्स्ट किंवा GR बनवण्यासाठी त्यांना ऑफिशियल लेटर मंत्री महोदय, त्यांचे सेक्रेटरी यांच्यापर्यंत पोहोचवतो. आता तुम्हाला माहिती असेल की इलेक्शनची प्रक्रिया चेंज झाली आहे, ती इलेक्शन सुद्धा चेंज करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा केलेला आहे. काही ऑडिटच्या संदर्भात जे GR आहेत त्याच्यासाठी आम्ही कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटशी सहकार भारती म्हणतो. काही ऑडिटर लोकांचे इश्यूज आहेत त्यासाठी आम्ही म्हणजे जिथे तुम्ही इंडिव्हिज्युअल जाऊ शकत नाही तिथे सहकार भारती आता उद्याच्या अधिवेशनात सुद्धा आमचे ठराव पास करून मंत्री महोदयांच्या नवी मुंबईच्या इतिहासात सहकार भारती ही गेल्या 6 या महिन्यात मला वाटतं 1-2 ऍक्टिव्हिटी झाल्या तुमच्या. हो 3 वर्ष बरोबर आहे. कसं आहे, सहकार भारती ही NGO आहे आणि कुठलीही NGO शेवटच्या लोकांपर्यंत पोहोचायला खूप वेळ निघून जातो आणि ह्याच्यामध्ये BJP किंवा काँग्रेस किंवा असं कुठलाही डायरेक्टली कनेक्शन नाही. तुम्हाला कुठल्याही लोकांना यायचं, कुठल्याही पार्टीचं आम्ही तिथे विचारत नाही.
आम्ही त्या प्रकोष्ठ क्रिएट केले. तुमचा एखादा इंटरेस्ट तुम्ही सांगा, त्या प्रकोष्ठामध्ये तुम्हाला त्याची जबाबदारी देऊन त्याच्यामध्ये काम करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला संपूर्ण पाठबळ सहाय्य करू. चला तुम्ही कंक्लूड करायच्या आधी तुम्हाला सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे साइड आ जाइए. नहीं, आप कंक्लूड करने के पहले आप हो गया? पूछ रहे हो. नहीं हो गया. एक बार हम आपके लिए बंद करो, बंद करो, चलो.